नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं एजेंडा। लेकिन नाम से कुछ लोगों को आपत्ति हुई तो उनके लिए आखिरी बार ये डिस्क्लेमर कि यहां किसी पार्टी, किसी दल या विचारधारा का एजेंडा नहीं, बल्कि आम लोगों का, हमारे दर्शकों का एजेंडा चलता है और डंकी की चोट पर चलता है। यहां बहस मुद्दा नहीं है, यहां चर्चा होती है। डिबेट की जगह डिस्कशन होता है। तो डिस्क्लेमर के बाद बताते हैं आज की बात कि काफी लंबे समय से लगातार खाड़ी युद्ध के एजेंडे में चर्चा हो रही है, युद्ध की बातें हो रही हैं, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद और बहुत जरूरी बात होने जा रही है चुनावी एजेंडे की। पश्चिम बंगाल, जहां चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, समीकरणों पर हर पार्टी काम कर रही है। ओवैसी बंगाल में है, एम फैक्टर का जिक्र कर चुके हैं, 2002 का जिक्र कर चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। ममता बनर्जी के साथी रहे हुमायूं कबीर बाबरी के एजेंडे के साथ मैदान में है। इधर बीजेपी पूरी ताकत झोंकने की रणनीति बना चुकी है, तैयार कर चुकी है। भूपेंद्र यादव बंगाल होकर आ चुके हैं। देश भर के अलग अलग बूथों से, राज्यों से बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल पहुंच रहे हैं काम करने के लिए। खबर यह भी कि संसद सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 14 से 15 रैलियां पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं। लेकिन इस बार एक फर्क है बीजेपी की रणनीति में। इस बार बीजेपी का जो डेसिबल लेवल है वो काफी कम है पिछली बार के मुकाबले। यानी पॉम्प एंड शो जो पिछली बार था, इस बार शोर नहीं। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी भी वहीं से लड़ रहे हैं, और दावा तो यह तक किया जा रहा है, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो इनपुट दे रहे हैं कि भाई नंदीग्राम में जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने यह सीट आला कमान से मांगी है। और भी कई फैक्टर है बंगाल में जिनका जिक्र इसी चर्चा के दौरान करेंगे, और उन्हीं फैक्टर्स के आधार पर यह सवाल स्वतः खड़ा हो गया कि क्या इस बार 15 साल का शासन हिल रहा है? क्या इस बार बीजेपी बंगाल जीत रही? इस पर चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका परिचय कराता हूं। माधवी अग्रवाल हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। कुछ ही देर में बादल देवनाथ हमारे साथ जुड़ेंगे, टीएमसी सपोर्टर हैं। और हमारे साथ नवीन जिंदल जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, सीधा सवाल नवीन जी आपसे। अब आप चाहे तो पहले इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, पहले विवेचना कर सकते हैं कि क्या इस बार बीजेपी बंगाल जीत रही है? अनंत, लगता तो यही है कि ममता जी का किला ढह गया। उसका कारण है मुस्लिम उनके साथ रहे नहीं, और उसी की बेस पर वो चलती रही है। और उन्होंने सनातनी के लिए तो काम किया नहीं, उसको सदा विरोधी करती रही। और वेस्ट बंगाल की स्थिति देखिए आप कि कोई डेवलपमेंट के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। आज भी जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा क्या हुआ? हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर के साथ डॉक्टर रेप करता है। पुलिस जो है, यानी जो आप बार बार कहते हैं टीएमसी, तमाशबीन मक्कार सर्कस जो है, ये इसका पूरा काम यही है। वहाँ पर आप देखिए महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है और पूरी ममता बनर्जी उनकी सरकार तमाशबीन की तरह देखती है, और पूरा पुलिस प्रशासन मक्कारी की तरह उसके अंदर उसको बार बार घुमाने की तरह लस्सी बनाना काम करता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। और जो इंडी गठबंधन का लोग हैं सारे के सारे, वो सर्कस की तरह ऊपर नीचे झूलते को उसका विरोध नहीं करता। तो ये जो लोग हैं, इनका आज के समय में पश्चिम बंगाल से सिपड़ा साफ होने वाला है। कोई रहने वाला नहीं है। सबने तय किया हुआ है कि ममता बनर्जी अब सत्ता में नहीं आ सकती, इसीलिए वो आज भगवान श्री राम की शरण में गई हैं। वरना जो जय श्री राम बोला उसको अंदर करती थी ना जेल के अंदर, कि जो श्री राम बोलेगा उसको जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। आप कहते हैं हम तो भगवान श्री राम को ही मानते हैं। ये 2 पॉइंट है सर। ममता बनर्जी जो रामनवमी पर रैली कर रही है, एक पॉइंट आपने जिक्र वो किया। एक दूसरा पॉइंट का जिक्र करना जरूरी है, जिसका कि टीएमसी के प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर जिक्र कर रहे हैं। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की जगह वो टेंपल मॉस्क कल्चर की बात कर रहे हैं, यानी गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। इसको तो सही क्या ये करेक्ट पार्टी करना की चाहिए। पहचान बदली जा रही है, और क्या ये पैनिक का नतीजा है? नहीं, लेकिन इसको करेक्ट वर्ड सही उपयोग करना चाहिए ना जी। टीएमसी का मतलब ये नहीं है। टीएमसी का मतलब है तमाशबीन मक्कार सर्कस। हाँ ममता बनर्जी तमाशबीन की तरह देखती हैं जब सनातनियों पर हमले होते हैं। जी। अब एक आतंकवादी के नाम पर वहां पर एक मस्जिद बना रही हैं, वो उन्हीं की पार्टी का विधायक है, उसको उठाकर जेल में क्यों नहीं करती? कि जेल में बंद करने के लिए अमित शाह जी जाएंगे क्या? आपका राज्य कबीर तो खुद मुखालफत में खड़े हुए, ममता बनर्जी तो खुद अकेले चुनाव अलग लड़ने की मतलब तैयारी है। में। लेकिन वो एक बाबर एक आक्रांता था, उसके नाम पर वहां पर एक मस्जिद बना रहा है। वो अपना घर नहीं बना रहा, अपने घर में अपने बच्चे का नाम लेकिन क्या बाबर बाबरी मस्जिद का फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पश्चिम बंगाल चुनाव में करोड़ों कि नहीं रुपया करेगा? आनंद। लोगों के सेंटिमेंट्स आप कैसे पढ़ रहे हैं सर? करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया, कहां से आया? किसने दिया करोड़ों रुपया? और कौन है वो व्यक्ति? अब क्या इस देश के अंदर देश भर को इस्लाम मानने वाले हैं सर? अरे तो भाई, जो कल को चाहते हैं आप कि बाबरी का निर्माण हो, वो चंदा दे रहे हैं। कल को अब लोग ये कैंपेन चला रहे हैं, क्यूआर कोड जारी कर दिए गए थे जिन पे स्कैन करके लोग पेमेंट कर रहे थे। अब कल को जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया उसके नाम पर भी आतंकवादी के अब बनाओगे, हमजा के नाम पर भी बनाओगे, उनके नाम पे भी मस्जिदें बनेंगी क्या?
जितने आप कल को कहोगे मुख्तार अंसारी के नाम पर बनाएंगे मस्जिद, परसों कहोगे अफजाल अंसारी के नाम पर बनाएंगे, क्यों भैया? जो लोग आतंकवादी, दुर्दान आतंकवादी, उनके नाम पर मस्जिदें किस लिए? ये जो तस्वीर में साथ में दिखा रहे हैं सर हम लोग, ये तस्वीर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और इस फैक्टर के बारे में भी हम लोग आएंगे। हमारे साथ यूके देवनाथ भी जुड़ चुके हैं, टीएमसी सपोर्टर हैं। देवनाथ साहब, मुझे बताइए कि जो टीएमसी की फुल फॉर्म बदली गई, बादल देवनाथ साहब, तृणमूल कांग्रेस की जगह जो टेम्पल मॉस्क कल्चर कर दिया गया, रामनवमी पर रैली ममता बनर्जी निकाल रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी का कैरेक्टर बदलने की कोशिश है, पहचान बदलने की कोशिश है, जिसके पीछे की वजह है पैनिक, कहीं चुनाव हार ना जाए। जिसका उम्र 70 साल के आसपास है और एक ब्राह्मण परिवार से है, जिसका घर में बचपन से वो देख रहा है उसका घर में काली पूजा होता है, ठीक, और अभी भी उनका घर में ममता बनर्जी खुद काली पूजा करते हैं। मेरा घर में भी मंदिर है। रामनवमी का रैली बंगाल में 20 साल या 30 साल हो रहा है। इसके पहले आरएसएस तो 2-4 आरएसएस था। अभी कितना हुआ? 150,000 2,000 होगा आरएसएस का संख्या, और 2-3 शाखा से अभी कितना होगा? 1,000-1,200 शाखा होगा। तो रैली तो पहले होता नहीं था, अभी रैली हो रहा। लेकिन रैली काल हाईकोर्ट का जो रूल्स था उसमें ये लोग फिर भी, एक आदमी हावड़ा में पिस्तौल लेके वो रामनवमी का रैली में घूम रहा था। तो आप बता दीजिए, मैं जब 20 साल 30 साल से देख रहा हूं रामनवमी के दिन तलवार लेके, पिस्तौल लेके, डीजे लेके, बम लेके, कोई किसी बात देश में, ब्रह्मांड में किसी जगह में होता है? नहीं देवनाथ साहब, मैं बस एक छोटा सा करेक्शन बीच में कर दूं सर, उसके बाद आप अपनी पूरा कीजिएगा। मेरा मोटिव कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगाना, सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है सर। इस चर्चा का मोटिव सिर्फ इतना है कि जो समीकरण है उनका मतलब हम समझ जाएं। अगर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का परिभाषा को छोड़ करके टेम्पल मॉस्क कल्चर की परिभाषा पर आ जाती है, यानी जैसा कि हिंदी बेल्ट में हम सुनते हैं पॉलिटिकल पार्टी से कि गंगा जमुना तहजीब वाली ये पार्टी है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत इस बात को प्रमोट भी करती है, क्या उसी पैटर्न पर टीएमसी आ रही है? सर बात को खत्म करने दीजिए, मैं आपका सवाल सुन लिया। प्लीज सर 2 मिनट समय मांगूंगा, और 1 मिनट सर। 2011 में जब ममता दीदी सत्ता में आया, पहला ममता दीदी ने तारापीठ, यहां से मेरा घर से 600 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर तारापीठ कितना अच्छा से सजा दिया। जगन्नाथ मंदिर तो 6 महीना पहले किया, कि 2 साल पहले से शुरू किया, 6 महीना पहले उद्घाटन हुआ। तो बता दीजिए, जहां बंगाल में जितना मंदिर था और जितना मस्जिद और क्रिश्चियन गुरुद्वारा जो भी है, ममता दी 2011 के बाद से अभी 2025-26 चल रहा है, कितना मंदिर मस्जिद सबको सजाया। मंदिर का जो मंदिर में जो पुरोहित है उसको भी पैसा मिलता है, मस्जिद में जो उसको भी पैसा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा नवीन जी जो कह दिया, बाबरी मस्जिद कौन बना रहा है? नवीन जी हुमायूं बना रहा है, टीएमसी का विधायक बना रहा है, जिसको आपने निकाला नहीं अभी तक। आप ही का आदमी है वो। क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? इनके पास 300 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ पैसा, आर्यन का जो होटल है इनके वो पास, आप ही लोगों ने क्या अरेस्ट करी है उसको? आपके पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी पुलिस है। अमित शाह हेल्प नहीं कर रहे, भाजपा हेल्प नहीं कर रहे। बाबरी मस्जिद का बात खत्म हो गया अयोध्या में। मैं देवनाथ जी, आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब सुन लीजिए। आप उसका 10 सेकंड जवाब सुनिए। बहस में नहीं उलझेंगे सर, एक ही करके जवाब नवीन जी देते रहेंगे। बादल देवनाथ साहब एक सेकंड देवनाथ साहब एक सेकंड नहीं चलेगा। देवनाथ साहब एक सेकंड, शांति देवनाथ साहब, बादल देवनाथ एक सेकंड शांति। सर एक अंतिम सवाल मेरा आपके लिए है, उसके बाद मैं माधवी जी के पास जाऊंगा। सर जो सवाल पूछा ना कि पार्टी अपनी पहचान बदल रही है, इसके पीछे की वजह है सर, पीछे की वजह यह है कि बंगाल के अंदर ये उदाहरण हम लोगों ने देखे कि जब देवी की यात्रा निकलती है तो उनका विसर्जन करने की परमिशन नहीं दी जाती। ये एग्जाम्पल सामने है सर, रियल टाइम एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हमने देखे कि जब भीड़ में 2 युवकों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो सीएम ने मन से कहा कि इनकी खाल उतार लो या इनकी खाल उतरवा ली जाए। ये लाइव एग्जाम्पल देखे, कोई पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है। और आज मैं देख रहा हूं कि परिभाषा बदल गई, टेम्पल मॉस्क कल्चर की बात आ गई है। तो ये अगर पैटर्न शिफ्टिंग नहीं है तो और क्या है सर? सर ये तो सबसे शर्म की बात है। 5 साल 6 साल आगे ममता दीदी जब जा रहा है, उनका काफिला जा रहा है, उनको देख के जो 2-3 व्यक्ति कोई क्रिटिसाइज कर सकता है? एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, हम तो आज तक तो मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। हम लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, आज तक नहीं किया, ना पार्लियामेंट में
न सड़क पर न रास्ते पर मोदी जी जब आते मोदी जी को बादल देवनाथ, सम्मान देखिए किया पता जाता है ये प्रवक्ताओं की ममता जी सर को किडनैप गलत आदत करके में राम शुमार हो के नाम गया है राम कि अगर के कोई नाम पर चीज ये फेवरेबल डिफेंस ना लगे करना। तो आए बाएं कुछ और भी ममता बातें। जी ने मैं ममता सीधा जी आपसे ने सवाल दुर्गा पूछ रहा हूँ दुर्गा आपकी मंदिर पार्टी बना के रहा है, कल्चर को महाकाल लेकर मंदिर बना रहा के, है, जिस पार्टी को आप जगन्नाथ मंदिर सपोर्ट बना, कर रहे हैं आपको उसकी प्रॉब्लम हो रहा पहचान है। को लेकर के, आप लेकिन पहचान पर बंगाल बात में करने को बंगाल राजी का नहीं जो है सर। कल्चर था वो कल्चर अभी नहीं और है। जो बाबरी का जिक्र आप कर रहे हैं, हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक हैं। हुमायूं कबीर बाबरी का ये 3D उसका मॉडल विधायक लॉन्च नहीं कर है रहे क्या? हैं, फंडिंग कैंपेन को उसको- लॉन्च कर रहे हैं। टीएमसी का विधायक विधायक जो जिसको बोल रहा है 2019 में वो भाजपा का उम्मीदवार था लोकसभा चुनाव में। अरे भाई उम्मीदवार था, 2019 अब तो आपका विधायक है उसके ना, ऐसे पहले तो अच्छा, बहुत ठीक सारे है। लोग हैं। वो ठीक है कांग्रेस का, सर, उसके बाद नहीं नहीं 2024 में नहीं, आप पुरानी हार बातों का गया। जिक्र कर रहे हैं तो एक पुरानी बात का जिक्र असदुद्दीन और ओवैसी ने भी अभी किया है अभी जॉइंट TMC प्रेस से उनको कॉन्फ्रेंस में। निलंबित कर दिया गया है। जॉइंट वो प्रेस TMC का कॉन्फ्रेंस में विधायक असदुद्दीन नहीं है। ओवैसी ने भी किया लेकिन है। इसका फंडिंग हुमायूं कौन कर कबीर रहा है? उनके ये साथ पहले थे, पूछिए। तो कौन सारे से लोग साल जानते का हैं वो जिक्र किसके ओवैसी ने पीछे का किया, वो भाजपा साल है। के ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले माधवी जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि इस बार बीजेपी की कैंपेनिंग में दो बड़ी बातें हैं जो पिछली बार से अलग है। पहली बार तो ये कि इस बार डेसिबल लेवल काफी कम है, यानी उतना पॉम्प एंड शो नहीं है, उतने गाजा बाजा नहीं है, उतना शोर नहीं है। दूसरा, इस बार बीजेपी के उम्मीदवारों में टीएमसी के चेहरे कम दिखाई पड़ रहे हैं। पिछली बार टीएमसी की पूरी बारात आपके पास आ गई थी। जी मुझे उम्मीद है कि बादल देव जी मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी आदत है जैसे मैं बोलना शुरू कर देती हूँ तो सबसे पहले नहीं उंगली नहीं, दिखाते इत्मीनान से हैं। अपने आपकी बात को सुनेंगे मैम, बताइए। बहुत सारे विषय थे, पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ कि भाजपा अपनी रणनीति हमेशा से जो है चुनावी स्थिति को देखते हुए बनाती है। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है। लोगों में एक आस्था भी है और एक उम्मीद भी है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की। इस बार भी गाजे वाजे नहीं दिख रहे हैं, अभी धीरे धीरे जो है चरम पे पहुंचेगा चुनाव का जो पूरी प्रक्रिया है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो उसमें देखा जाएगा कि बात गाजे बाजे की नहीं है, लोगों तक के घर तक पहुंचने की बात है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सारी बातें चल रही हैं। बिल्कुल रणनीति के तहत जो है भाजपा अपना एक बहुत बड़ा संगठन है, देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ग्राउंड लेवल पर काम करती है, जुड़ी हुई है, एक एक आम लोगों के घरों तक जा रही है, पहुंच रही है। वो आप कैंडिडेट्स के जितने भी वीडियोस वगैरह देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा। कुछ एक बातों पे मैं बोलना चाहती हूँ, बस उंगली उठ गई इनकी। मुझे भी बहुत ऑब्जेक्शन हो रहे थे मगर मैंने उंगली नहीं उठाई थी, और बीच में मत बोलिएगा पहली बात तो, क्योंकि बोलना शुरू कर देंगे। बादल देव जी ने कहा कि 2 साल से जो है वो जगन्नाथ मंदिर की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर जो है अभी 6 महीने पहले उद्घाटन हुआ, तो इस पे ये भी चर्चा हुई कि इन्होंने जो है प्रसाद बनाने का जो टेंडर है वो मुस्लिम लोगों को भी दिया। अब आप ये बताइए कि बादल देव जी भले ही टीएमसी से बिलोंग करते हैं, है तो हिंदू बंगाली, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि आपके जगन्नाथ मंदिर का जो आपने रिप्लिका बनाई, मतलब एक तरीके से जो हमारे 4 धाम में से एक विशेष धाम है, उसका आप रिप्लिका बना के मंदिर बनाते हैं और उसके प्रसाद का टेंडर जो है आप मुस्लिमों को दे देते हैं? क्या ये उचित है? क्या ये होना सही था? ये लोगों की भावना को आहत करने वाली बात नहीं थी? दूसरी बात, ममता बनर्जी जब खुद खड़े होकर मंच से कहती हैं कि जो रामनवमी का दिन है वो दंगा करने वाला दिन, तो ये लोगों की आस्था के साथ में कितना चोटिल पहुंचाने वाला वक्तव्य है, ये तो सभी जानते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये कह रहे हैं गंगा जमनी संस्कृति, भाई आपकी गंगा जमनी संस्कृति कहाँ जाती है जब मुर्शिदाबाद में लोगों के, हिंदुओं के घर चुन चुन के चला जाते हैं और इनका डेलीगेशन कश्मीर पहुंच जाता है लेकिन इनका डेलीगेशन मुर्शिदाबाद नहीं पहुंचता। मैं पूछती हूँ कि घर तो जलाए गए थे, लोगों को बेघर किया गया था, लोगों को मारा पीटा गया था उसी मुर्शिदाबाद में जहां पर इनका जो है एक नुमाइंदा जो है वो वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, एक आक्रांता की मस्जिद बनाने की बात कर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी को ये सोचना चाहिए कि अगर इसमें राजनीति, अगर वो जो इल्जाम लगाती हैं, जो भी इस बंगाल के अंदर में हिंसक चीजें घटती हैं उन पे सीधा वो इल्जाम लगाती है भाजपा के ऊपर में, तो आपको क्या ये आप बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आप बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, क्या आपकी नैतिकता ये अलाउ नहीं करती कि आपको उन लोगों के साथ जाकर खड़ा होना चाहिए? आपका कोई भी नेता वहां जाए और पूछे कि भाई किसके घर जले हैं, उनके हिसाब से तो बीजेपी वालों के। बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने हिंसा की तस्वीरें देखी, जो अनगिनत एफआईआर लॉन्च की गई वो देखी। पिछली बार चुनाव कवर करने के लिए मैं वहां खुद था, जिन लोगों के घर में मारपीट की गई, एक वृद्ध महिला थी जिनके फोटो को बीजेपी ने पोस्टर गर्ल की तरह इस्तेमाल भी किया, मैं वहां गया। लेकिन माधवी अग्रवाल, मुझे आप ये बताइए कि आज की जो आपने पहले तो जिक्र किया प्रसाद बनाने वाले का, अभी आपने कहा कि आपको एतराज है कि सनातनी होने के नाते कोई मुसलमान को ठेका दे दिया गया या गैर सनातनी को ठेका दिया गया प्रसाद बनाने के लिए। आप ये जानती हैं कि अयोध्या जी में खड़ाऊ सबसे ज्यादा कौन बनाते हैं? मथुरा वृंदावन के अंदर रामलला के कपड़े कौन सिलते हैं?
देखिए, प्रसाद की बात एक अलग होती है, नहीं, की बात अलग तो कम से होती कम हम है। वो बातें करें जिनमें कि अपने अपने अंदर विरोधाभास मुझे ना हो। ऐसा लगता है, नहीं, मुझे ऐसा लगता खाली है पॉलिटिक्स प्रसाद के लिए देखिए, ये प्रसाद शिगुफा जो छोड़ होता है, देना हिंदू मुसलमान इसमें वाला, ये सात्विकता शोभा नहीं देता किसी भी पढ़े लिखे सात्विकता आदमी होनी को। बहुत जरूरी है। एजेंडा आप नहीं, रखना चाहते हैं, एजेंडे को अच्छे से रखें, लेकिन कम से कम ऐसा कि जो आप ही का एजेंडा आप ही के सामने कहीं और ध्वस्त ना हो रहा हो। बंगाल नहीं, के अंदर प्रसाद चढ़ाने से आपको दिक्कत हो गई, लेकिन जब मथुरा वृंदावन आप जाते हैं, रामलला के कपड़े जो समुदाय बनाता है, वहां कोई परेशानी नहीं। एजेंडा की बात नहीं, इसमें आस्था की बात है। इसमें कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है और बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। हाँ। प्रसाद जो होता है वो नैवेद्य होता है। प्रसाद जो होता है बहुत ही ज्यादा सात्विकता से एक तरीका होता है। हमारे जितने भी धर्म के मतलब हमारे घरों में भी जब प्रसाद बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, सात्विकता तक का ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर वही सात्विकता क्या जो घर से अगर नॉनवेज खा के आ रहे हैं और वो जाकर जगन्नाथ जी के मंदिर में अगर प्रसाद बनाएंगे, क्या ये उचित होगा? ये आस्था का विषय, ये एजेंडा का विषय नहीं है, ये आस्था का हालांकि विषय है। अगर और सिर्फ प्रसाद पर हमारी डिबेट तो अगर हो जाएगी तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं उन एजेंसीज की आपको नाम दे सकता हूं जिन एजेंसीज को टेंडर पास में दिए गए हैं। उन एजेंसीज के अंदर काम करने वाले लोग कितने हैं ये भी पब्लिक किया गया था। उसमें से कौन कितने लोग किस धर्म के हैं ये भी पब्लिक डोमेन में है। तो थोड़े से सिर्फ होमवर्क की जरूरत है माधवी जी, और कुछ नहीं जाएगा। मैं वापस अपने मुद्दे पर आ जाता हूं, जो मैंने पहचान वाली बात की। नवीन जी मुझे बताइए कि अलग अलग फैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला फैक्टर हम लोगों ने बात की पार्टी की पहचान बदलने की, जो टीएमसी ने टेंपल मॉस्क कल्चर बता दिया। दूसरा फैक्टर है ओवैसी फैक्टर। असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें अभी हम दिखा रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी आए, असदुद्दीन ओवैसी ने एम फैक्टर की बात की। एम फैक्टर का एक फैक्टर तो साफ है कि मुस्लिम फैक्टर की बात कर रहे हैं, उसके साथ में उन्होंने महिला सुरक्षा की बात भी की, और सबसे अहम जिक्र जिस बात को अंडरलाइन किया भी गया ओवैसी के उस भाषण के बाद, असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि भाई 2002 के दौरान ममता कहां थी। 2002 यानी गुजरात दंगे का जिक्र किया गया। ममता बनर्जी उस वक्त बीजेपी के साथ थी, एनडीए सरकार। तो इस मुसलमान आबादी के अंदर जो एकदम सॉफ्ट पॉइंट है, जो हिटिंग पॉइंट है, उसको असदुद्दीन ओवैसी टारगेट कर दे रहे हैं। क्या इसका डेंट जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी का समझा जाता है, उस पर पड़ेगा क्या? नहीं आनंद भाई, वैसे तो जैसी संगत वैसी रंगत, ये हर कोई जानता है। तो आप कहो कि ममता बनर्जी एनडीए की सरकार में थी, अटल जी की सरकार में तो सबको सीधे करके चलाया था। उस समय वो सबके साथ सबका विकास की बात किया करती थी, क्योंकि अटल जी उसी प्रकार का नेतृत्व दिया करते थे। बंगाल के परिप्रेक्ष्य में आते हैं सर, पीछा छोड़ देते हैं, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, सेंटिमेंट्स पर आते हैं। ओवैसी ने कहा, इसलिए मैं 2002 के बारे में इतना सा बता रहा हूँ। हाँ। अब जो संगत है उनकी इंडी गठबंधन वाली संगठन है। ये सारे के सारे तमाशबीन, मक्कार और जो सर्कस के लोग हैं, ये सब एक साथ हो गए हैं। वो कर क्या रहे हैं? आप मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल के अंदर आज के समय में मुस्लिम ममता के साथ क्यों नहीं है? उसका कारण है ना, ममता ने सबको ठगा है ना। लगभग 30% की आबादी, 27 से 30% की भाई, आबादी पिछले चुनाव में थी ना, जिसमें कि 92% वोट पिछले चुनाव में टीएमसी को मिले थे। करेक्ट, पिछले चुनाव में थे ना। हाँ। इस चुनाव में तो लोग उससे अलग ही जा रहे हैं ना। असदुद्दीन ओवैसी या फिर जो हुमायूं कबीर, जो मुस्लिम का बड़ा चेहरा है, वो टीएमसी से अलग क्यों हो गए? टीएमसी के तो हिस्से रहे वो। टीएमसी से अलग इसलिए हो क्योंकि उन्होंने उनको भी ठगा है, सबको ठगाना है इन्होंने। अपनी सत्ता बचाने के लिए विदेशी यानी कि बांग्लादेशी वोटों के पर निर्भर रह करके ममता बनर्जी लगातार सत्ता में काबिज रही हैं, लेकिन अब वो नहीं चलने वाला है। ठीक है, पिछले समय में आपने बांग्लादेशी का जिक्र किया सर, एसआईआर का मुद्दा भी आ जाता है, और मैं बादल देवनाथ आपको लेकर आऊंगा चर्चा में कि एसआईआर का मुद्दा इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक मोटा मोटा आंकड़ा बता देता हूं कि लगभग 68 लाख लोगों के नाम पहले आ चुके हैं। इस बार लगभग 60 लाख लोगों के नाम आए, जिसमें कि 28 लाख के आसपास की स्क्रूटनी हो चुकी है। ऑन एन एवरेज माना जा रहा है कि 7-7.25 करोड़ के जो वोटर हैं बंगाल के अंदर, उसमें से लगभग 1 करोड़ के वोटर जो हैं वो स्क्रूटनाइज किए जाएंगे एसआईआर के थ्रू। ये इंपैक्ट डालेगा आपके वोट बैंक को या बंगाल में पॉलिटिक्स को? देखिए, कुछ लोग हैं डिबेट में बोलते हैं, कुछ एंकर है एंकरिंग करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स से ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिक्स को जानना ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं अब देखिए नवीन जी का प्लान देखिए, भाजपा का प्लान इलेक्शन, मैं आपका आंसर दे रहा हूँ, इसमें ही आंसर दे रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, किसी राज्यों में 50 के ऊपर अधिकारी आईपीएस आईएएस और उसका नीचे 47 के ऊपर एसडीओ अधिकारी स्तर के अधिकारी ट्रांसफर हुआ, अपसारित हुआ। बाहर से जो लोग एसडीओ वीडियो को लोग लेके आया, किसी के खिलाफ 8,000 करोड़ का घोटाला है, किसी के खिलाफ बीबी के खिलाफ केस चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों को लेके यहाँ पर बैठा दिया। मतलब क्या है?
बिहार में जो किया, महाराष्ट्र में जो किया, उत्तराखंड में जो हुआ, यहाँ पर काउंटिंग में एक रिजल्ट आएगा और वेबसाइट में और एक रिजल्ट आएगा। प्लान चल रहा है। लेकिन बादल देवनाथ, मुझे बताइए इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में क्यों ले रहे हैं सर? मुझे बताइए कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था या देश के आजाद इतिहास में, वो भी छोड़िए, और छोटा आपको मैं टाइम फ्रेम देता हूं, इसी सदी में पिछले 4-5 बार के विधानसभा चुनाव में, एक सेकंड बादल देवनाथ, एक सेकंड सर, आप ही के सवाल, आप ही के जवाब का एक्सटेंशन है ये सवाल सर, एक सेकंड, आप ही के जवाब का एक्सटेंशन है, मुझे जवाब दीजिए। आपने कहा कि भाई इतने आईएएस आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किस राज्य में हुए? मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको सर, एक सेकंड बादल देवनाथ, एक सेकंड, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं सर। मुझे बताइए कि किस राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सैकड़ों एफआईआर दर्ज होती हैं, सैकड़ों एफआईआर दर्ज होती हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कि उन्होंने हिंसा की, जिन लोगों ने दूसरे लोगों को वोट दिया उन्होंने हिंसा की, पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल जो आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं सर, टीएन सेशन का जो कार्यकाल था, आप उसकी याद कीजिए, बिहार के अंदर लालू यादव की सरकार थी, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बदल दिया गया था। सुन ली ना सर जी, आपको जलन क्यों हो रहा है सर? आपको जलन? मुझे कोई जलन नहीं है सर, ये सस्ती भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं बादल देवनाथ? मुझे क्यों जलन है सर? मैं फैक्ट शेयर कर रहा हूं आपको, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं दे रहा हूं सर, बस अपने जवाब पूरे कर सर। आंसर ले लीजिए, बताइए सर, आंसर ले लीजिए। मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूं सर, बहुत पॉइंटर्स में 5 सेकंड के अंदर अंदर। मुझे बताइए कि बंगाल के अलावा किस विधानसभा चुनाव में देश में चुनाव के बाद में हिंसा हुई और सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई? और दूसरा कि अगर चुनाव आयोग ने ट्रांसफर किए तो आपको परेशानी है? जवाब आपके हवाले से बताइए। ये जो 50 के ऊपर आधगरी की जो आपने चेंज किया, इसका मतलब मैंने आपको खुलासा कर दिया। आपको जलन हो रहा है और नवीन जी मीठे मीठे बेटे हंस रहा है। क्यों? वो भी जब उसको भी पता चल गया बिहार में जो किया, महाराष्ट्र में जो किया, बंगाल में वही कोशिश चलेगा। इलेक्शन में काउंटिंग में एक जैसे शुभेंदु को हुआ 5 साल पहले नंदीग्राम में, ममता दीदी 1600 वोट जीत गया, एक घंटे के लोड शेडिंग हो गया, लोड शेडिंग में करंट लाइन आया और उसके 1200 वोट में शुभेंदु जीत गया नंदीग्राम में, लोड शेडिंग लीडर। और जो लोग पब्लिसिटी करते, जो लोग घोटाला करते, उन लोगों को आप लोग नेता बताए वॉशिंग मशीन में बैठा देते। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ सर, बंगाल में ममता दीदी का 94 स्कीम का सुविधा जो 10.5 करोड़ लोगों को जो मिल रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई सब लोग है यहाँ पर। और बंगाल के लोग अभी भी चाहते ममता दीदी चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री बने। और भाजपा ने अभी जो एसआर का चक्कर में जो किया, बंगाल के 100 के ऊपर लोग मर गए। अभी भी बीएलओ मर रहा है, कल भी एक बीएलओ मर गया। तो एसआर का चक्कर में लाखों लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाखों लोगों को लाइन में खा दिया। और गैस पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा दिया। बंगाल में वोट जो मांगने का जो कोशिश मोदी से आगे क्या बोलेंगे? मैंने पूरे लगभग 80 सेकंड आपको दिए सर, निर्बाध तरीके से आप बोलते रहे। और बात देने के बाद यहाँ पर सत्ता चाहते बंगाल में, और राम का नाम यहाँ पर नहीं चलता है। जय मां काली, जय मां दुर्गा। बादल देवनाथ, अब सर एक मेरी एडवाइस आपके लिए, पहली एडवाइस तो आपको अपनी रिसर्च टीम अगर आपकी है, उनको बोलिए थोड़ा सा कंटेंट आपको लाकर दें, ताकि पिछले 5 साल पुरानी बातें आपको बोलनी ना पड़े। दूसरा, अगर बोलने की स्पीड थोड़ी सी धीमी कर लेंगे तो सब लोग बहुत अच्छे समझ पाएंगे सर। सर मेरी 2 सलाह आपको हैं सर ये, क्योंकि मैंने जो 3 सवाल आपसे पूछे, आपने उनमें से किसी का जवाब जानबूझकर देना नहीं चाहा या डक करने की कोशिश की, मुझे नहीं पता सर। लेकिन नोटबंदी से लेकर के आज तक की आपने सारी गाथा गा दी बिना उस सवाल का जवाब दिए, और लोग समझ लिया। ठीक है, बिना उस सवाल का जवाब के सारी गाथा गा दी सर। मैं अब अगले पॉइंट पर आता हूं सर। एसआईआर को लेकर के आपने जवाब नहीं दिया। नवीन जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, मैं अगले पॉइंट पे आता हूं सर, मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। उसके बाद नवीन जी के बाद मैं सीधा चलूंगा फिर माधवी जी के पास। मुझे नवीन जी ये बताइए कि बंगाल में जब मैं गया था पिछली बार विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए, तो लोगों ने बोला कि भाई बीजेपी के साथ वोटर सटता नहीं है। पहले मैंने सुना कि भाई बीजेपी के साथ वोटर सटता नहीं है, इसका मतलब शायद ये हुआ कि बीजेपी को पसंद नहीं करता है। पर वहीं के लोगों ने बताया सर सटता नहीं है का मतलब ये कि बीजेपी के साथ वोटर दिखना नहीं चाहता। दिखना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि बीजेपी के साथ वोटर दिख गया और गलती से चुनाव पलट गया तो उसके मन में डर है कि मेरे साथ कहीं पिटाई ना हो, मेरे घर के अंदर लोग ना घुस जाएं। तो ये दिखता है फैक्टर आपको? चुनाव का फैक्टर है? नहीं, 3-4 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला, आपने एसआईआर के बारे में टीएमसी से, जो ये तमाशबीन मक्कार सर्कस वाली पार्टी है, से पूछा था जवाब, उन्होंने जवाब नहीं दिया, घुमाते फिराते चले गए। अब आप देखिए, मैं आपको एक्चुअल केस स्टडी बताता हूं अनंत भाई जी। मोहम्मद अब्दुल रशीद और मोहम्मद अब्दुल रशीद एक ही व्यक्ति है और 3 विधानसभा में वोट है।
सेम एक ही व्यक्ति का। अब जब ये पता चल रहा है और एसआईआर में इस प्रकार के ऐसे 1.25 करोड़ के आसपास अगर वोटर, फर्जी वोटर निकाले जा रहे हैं तो इससे दिक्कत किसको है? उसी को होगा ना जो फर्जी चुनाव करते थे और जीता करते थे। इसी प्रकार की बात। दूसरा, आपने कहा कि जो है वहां पर कोई भी आदमी सनातनियों के साथ या फिर भाजपा के साथ नहीं जाता, डरता है। उसका सबने देखा है एक तांडव कि किस प्रकार से ये जो तमाशबीन मक्कार सर्कस वाली पार्टी है, इसने किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर जिन्होंने भाजपा को वोट दिया उसको किस प्रकार से ब्रूटल मारा, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और पुलिस ने मुकदमे दर्ज नहीं किए। और जो पुलिस कमिश्नर है वो ममता बनर्जी के साथ फाइलें चोरी करने में शामिल है, तो उसके बाद भी वहां के प्रशासन में अगर फेरबदल नहीं हो तो कैसे फेयर इलेक्शन होगा? अगर 50 लोग बदले गए हैं तो 50 लोग इसलिए बदले गए हैं ताकि सबको मालूम है कि वो फेयर इलेक्शन कराना है, वरना फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। बीच में नहीं सर, बादल जी बीच में नहीं सर। देखिए मैं एक एक करके सबके पास में आ रहा हूँ, आराम से बातें सुन रहे हैं। ये तू मैं नहीं करते सर, 1 बाय 1 बातें करते हैं। ये क्या बात है सर? नहीं तू मैं नहीं, बादल देवनाथ जी तू मैं नहीं सर। मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले माधवी जी के पास में जा रहा हूँ। माधवी जी, चर्चा को कंक्लूड करने के वक्त में हम लोग आ चुके हैं। मुझे आप 5 पॉइंटर गिनाइए जिसके बूते आप ये कह सकते हैं कि इस बार। अब ये बोल रहे हैं सरकार पार्टी। एक सेकंड बादल जी, एक सेकंड करते हैं बादल जी, एक सेकंड माधवी जी, मुझे 5 पॉइंटर गिनाइए मैम जिसके बूते बीजेपी ये कह सके कि इस बार बीजेपी बंगाल जीत रही है। देखिए, बहुत सारे पॉइंट है। सबसे पहला तो ये कि महिलाओं के लिए सुरक्षा का विषय बहुत बड़ा सुरक्षा विषय है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री बोलती हैं कि 8 बजे के बाद अगर कोई महिला लड़की बाहर निकलती है तो ये उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, निकलना नहीं चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पर उद्योग धंधे जिस तरीके से बंद हो गए हैं, कई लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि आपने बताया कि आप पिछले चुनाव पर भी यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जो है अपनी बातें कर रहे थे, तो आपको अभी भी पता चल जाएगा कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे अच्छे बंगालीज हैं वो सारे के सारे जो है बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में जाके बस गए हैं। तो ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। और दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल में जो तुष्टीकरण की राजनीति वर्षों से हम देख रहे हैं, 15 साल का ये समय हो गया जिसमें खुद मुख्यमंत्री जब बोलती है, धमकाती है हिंदू बंगालियों को और हिंदुओं को कि भाई अगर हमने एक कम्युनिटी को रोक के रखा है, अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो वो 1 सेकंड में क्या से क्या कर जाएंगे, हमारी वजह से वो चुप है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। आप जिस तरीके से धर्म की राजनीति के तौर पर और डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं, तो ये पूरा बंगाल और बंगाल के लोग देख नहीं रहे क्या? और इनकी एमपी जो है वो कहती है कि वो बंगाली ही नहीं है, वो बंगाली, वो हिंदू बंगाली है। 2 मुद्दे आपने बताए। तीसरा, पहला जो है वो हिंदू मुस्लिम फैक्टर जो है, दूसरा जो है वो सुरक्षा का मुद्दा है। ये 2 फैक्टर आपने बताए। बंगाल में रहने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, जहाँ बंगाल के अंदर में जिस तरीके से सिंडिकेट की राजनीति हो रही है, तोलाबाजी की राजनीति हो रही है, ये बहुत ही देखने के लिए, मतलब ये बताया जा सकता है कि पश्चिम असदुद्दीन ओवैसी आपके लिए अच्छा काम करेंगे, फेवरेबल काम करेंगे बीजेपी के लिए? हमारे लिए भी काम करेंगे। लोकतांत्रिक देश है, कोई भी पार्टी कहीं से भी चुनाव, क्योंकि परंपरागत तौर पर माना ही जाता है कि कंसोलिडेटेड वोट बैंक जो ममता बनर्जी का है वो मुस्लिम वोट बैंक है। लगभग 27 से 29% के आसपास जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें से 90% से ज्यादा टीएमसी पे आता है, और ओवैसी वहीं पर सिंध मारेंगे। मुझे आप एक बात बताइए कि पश्चिम बंगाल में अगर ओबीसी आए हैं तो ये भाजपा के लिए कैसे काम करेंगे? आप मुझे बताइए। टीएमसी के वोट काट कर क्या किसी भी पार्टी को, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे आके चुनाव लड़ रही है, तो मैं ये बोलूं कि कांग्रेस के लिए लड़ रही है या फिर टीएमसी के लिए और वोट इकट्ठा कर रही है, ये बात कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि ठीक है माधवी जी, देखिए चर्चा को मुझे यहाँ विराम देना होगा, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो दर्शकों को बताता हूं। लेकिन उसके पहले बादल देवनाथ साहब, एक सलाह मैं दे रहा हूं सर, और बहुत जहनियत से, गंभीरता से सुनिएगा कि भवानीपुर सीट बहुत मुश्किल में है। इस बात को लेकर सर्वे दोबारा कीजिएगा सर। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल में है, और उसकी वजह मैं दर्शकों को बता देता हूं कि हिंदू मुस्लिम की मिक्स वहां पर बराबर की वोटर्स हैं, मारवाड़ी ज्यादा है वहां पर। अब तक कोई मजबूत चेहरा उनको दिखाई पड़ता नहीं था। शुभेंदु अधिकारी पहुंचते हैं तो बहुत संभावना है कि गेम चेंजर हो जाए। 10 सेकंड इतना से कहूंगा, देखिए कोई भी नहीं चाहता बंगाल का आदमी कि वहां की सरकारी जो नौकरियां हैं वो बांग्लादेशी मुसलमानों को मिले। कोई नहीं चाहता कि वहां का बांग्लादेशी आकर सरकारी संपदा को लूट करके ले जाए। वहां के बांग्लादेशी के लोगों के लिए वो पश्चिम बंगाल नहीं है। पश्चिम बंगाल उन लोगों के लिए, जो भारतीयों के लिए जिन्होंने आजादी के जंग लड़े हैं, उन लोगों के लिए जो वहां पर रह करके इन जैसे दुष्टों से लड़ रहे हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो पश्चिम बंगाल को बनाने और बचाने का अवसर है। इसमें वो परिभाषा तो देखिए बदल दी गई है, अब तो टेंपल मॉस्क कल्चर आ गया। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बादल देवनाथ साहब, उस सीट को आप याद रखिएगा,
तो एजेंडा के आखिर में एक और 5 एजेंडे मैं आपको बता देता हूं जिसके ऊपर पश्चिम बंगाल का चुनाव संभवतः निर्भर रहेगा। पहला, जो टीएमसी ने अपनी परिभाषा बदली, तृणमूल कांग्रेस की जगह टेंपल मॉस्क कल्चर हुआ, पार्टी पहचान बदल रही है, यानी संभवतः पार्टी के अंदर पैनिक है। दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा फोकस एम फैक्टर है, मुस्लिम महिला। 2002 का जिक्र करते हुए ओवैसी ने पूछा कि उस वक्त ममता कहां थी। तीसरा फैक्टर एसआईआर भी हो सकता है, जिसमें अंदाजा है कि लगभग 1 करोड़ वोटर्स को स्क्रूटनाइज किया जाएगा। चौथा फैक्टर साइलेंट वोटर हो सकता है, जो कि कहा जा रहा है कि साइलेंट वोटर जो अभी तक स्पष्ट तौर पर, आधिकारिक तौर पर बीजेपी के साथ दिखाई नहीं पड़ता था, खौफ की वजह से वो बीजेपी का वोटर टर्नआउट हो सकता है। और पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर, इलेक्शन कमीशन की भूमिका, जो पूरा बदलाव किया गया, वोटर संभवतः अपने आप को ज्यादा सिक्योर महसूस करेगा। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बंगाल चुनाव का जब एनालिसिस होगा, रिजल्ट आएगा, तब फिर इस बात की जिक्र होगा कि आज हमने क्या कहा था। नमस्कार।